चैप्टर 8 मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट एक तरह से। चलो इसमें पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं फिर ही समझाऊंगी। देखो, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब चलना। अगर हिंदी में अपन बोले तो मोशन का मतलब हिलना डुलना चलना, वो मोशन में आ जाता है, मूवमेंट। ठीक है। तो हम एवरी डे हम क्या देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहते हैं। रेस्ट में जैसे कोई बॉल है वो ऐसे कैसे रखी हुई है, या रैकेट है ऐसे कैसा रखा हुआ है। कुछ तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़े रहते हैं, एंड अदर्स इन मोशन, और कुछ ऑब्जेक्ट मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स मूव कर रही है, या फिर एरोप्लेन हो गया मूव कर रहा है। तो कुछ, या फिर हम जब खेलते हैं तो बॉल मूव करती रहती है। ठीक है, नहीं खेलते तो रेस्ट में पड़ी रहती है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ रही है, मोशन में है। फिश स्विम, मछलियां तैर रही हैं, मोशन में है। ब्लड फ्लोज, ब्लड थ्रू वेन्स, हमारी जो वेन्स और आर्टरीज हैं। आर्टरीज तो हमारा जो प्योर ब्लड है, या फिर हार्ट, मतलब प्योर ब्लड को आर्टरी ले जाती है, और जो इम्प्योर, हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अपनी आर्टरीज कैरी करती हैं। और जिसके अंदर मतलब जो वेन्स होती है एक वो, एक एक आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो कैरी करती है। हाँ, एक आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। उसका नाम भी था ना, ये ऊपर ही, पुलमोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये दो चीज होती है जो मतलब जस्ट ऑपोजिट काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी तो मतलब इम्प्योर ब्लड ले जाती है, और पल्मोनरी वेन जो होती है वो प्योर। बस ये दो ही होती है, नहीं तो बाकी ज्यादातर, मतलब ज्यादातर नहीं, बाकी सारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और सारी वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। वो अपन हार्ट में पूरा समझा रखा है, हार्ट वाले चैप्टर में, बायोलॉजी के में। ठीक है। तो जो ब्लड फ्लो होता है हमारी वेन्स के थ्रू, वेन्स में इम्प्योर ब्लड, और आर्टरीज में प्योर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू, और जो अ, वैसा जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसको प्योर करना होता है हार्ट के द्वारा, तो वो होता है हमारा वेन्स के थ्रू। ये तो ये भी ठीक है। मोशन है। एंड कार्स मूव, कार मूव करती है, मोशन है। कुछ इस मतलब कि है ना, कोई स्लिप, जो कोई सो रहा है तो वो भी है ना रेस्ट में नहीं है, मोशन में ही है। कोई सो रहा है तो उसका क्या है, मोशन में, इसलिए क्योंकि वो ब्रीद ब्रीद कर रहा है, एक वो ब्रीदिंग कर रहा है ना। और उसके जो सिस्टम अंदर के जो भी है सब वर्क, वो तो वर्किंग मोड में रहता है ना, वो सो थोड़ी जाता है। अपन सोते हैं तो अपने अंदर का जो बॉडी स्टोन सिस्टम, होता है, स्टोन होता है तो उसके अंदर भी वो एटम्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी तो मूव करते हैं। नहीं, लेकिन उसको रेस्ट में ही कहा जाएगा, वो रेस्ट में ही माना जाएगा। अपन अगर सो रहे हैं तो इसको हम, एक मिनट रुको देख लेते हैं। देखो क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिवली रिलेटिव टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मतलब रिलेटिव है। नो बडी इज एट कंप्लीट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट रेस्ट पे नहीं हो सकता, और इन कंप्लीट मोशन, ना ही कोई कंप्लीट रेस्ट में हो सकता है, ना ही कोई चीज कंप्लीट मोशन में हो सकती है। क्योंकि जब सपोज जैसे तुम स्टोन कह रहे हो, तो स्टोन अपन को बाहर से दिखाई दे रहा है कि रेस्ट में है, ठीक है। अंदर उसके एटम्स मूव, एटम्स या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं उसके अंदर, स्टोन के अंदर। या फिर कोई भी दूसरा मेटल ले लो, जिसमें आयरन ले लिया सपोज, उसके जो एटम्स है या उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, आयन्स है, वो मूव कर रहे हैं अंदर। बाहर से तो हमें रेस्ट में ही दिखाई दे रहा है ना, बट तो इस वजह से ये कहा गया है यहाँ पे कि नो बडी इज एट कंप्लीट रेस्ट। कंप्लीट रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट रेस्ट में नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट मोशन में नहीं होता। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। Why is the body said to be in rest and in motion? Rock sitting on the ground is at rest with respect to the earth, but the earth is turning and moving around the sun, and the sun is moving through the space. अब जैसे जो स्टोन है, अर्थ मूव कर रही है, तो कोई भी मूविंग अगर ऑब्जेक्ट हम कोई भी चीज रखते हैं, सपोज अर्थ तो इतनी बड़ी है इसलिए हमें स्टोन का दिखाई नहीं दे रहा। एक प्लेट ले लो, ठीक है, प्लेट ले लो, कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो, उसके ऊपर एक पत्थर रखो। ठीक है, प्लेट ले लो, उस पर पत्थर रखो, एक बॉल ले लो, उस पर पत्थर रख दो। बॉल को हम मूव करेंगे, या फिर हम प्लेट को अगर मूव करते हैं, तो अपन को वो पत्थर भी तो मूव करता दिखाई देगा ना आंखों से। आंखों से अगर हम देखेंगे तो पत्थर भी मूव ही कर रहा है, हम तो किसको घुमा रहे हैं, प्लेट को घुमा रहे हैं। प्लेट के ऊपर पत्थर तो रेस्ट में ही रखा है एक तरह से, बट वो हमें मूव करता, वो भी हमें चलता चल दिखाई दे रहा है, मूव करता हुआ।
तो ये ऐसे ही है, जैसे अर्थ के ऊपर अपना कोई भी पत्थर रखा हुआ है तो वो अपन को तो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, बट वो अर्थ मूव कर रही है तो वो भी तो एक तरह से मोशन में ही हुआ ना, उसको भी हम मोशन में ही बोलेंगे। तो कोई भी चीज कंप्लीटली रेस्ट में नहीं होती, कंप्लीटली मोशन में नहीं होती। जैसे देखो साइकिल, व्हाई डू वी स्लीप एंड ये सब तो फिर और चीज है। पर्सन इज इन स्लीप, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, देयर इज नो, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन इन डे, स्लीपिंग, ये देखो ये सारे स्लीपिंग, स्टेयरिंग, स्टैंडिंग, स्टॉप्ड क्लॉक एंड वाइट एंड फॉल। ठीक है, तो ये रेस्ट में ही आएगा, स्लीपिंग रेस्ट में ही आएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो कोई भी कंप्लीटली रेस्ट में नहीं होता, कंप्लीटली मोशन में नहीं होता, अंदर चल रहा होता है, बट हमें बाहर से जो दिखाई दे रहा है तो हम रेस्ट कह देते हैं, बाहर से हमें वो चलता दिखाई दे रहा है तो हम मोशन कह देते हैं। बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, मोशन में, ये सब मोशन है, ये सब हमने पढ़ लिया। कार मूव कर रही है तो मोशन। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। जो एटम होते हैं, किसी भी पत्थर है या फिर कोई भी आयरन ले लो, कोई सा भी मेटल ले लो, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो मूव कर रहे हैं, वो तो मोशन में होते हैं। ठीक है, तो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे हो गया, जैसे कि वाटर है पूरा, तो पानी के अंदर H2O, H2O, H2, बहुत सारे H2O से मिलके बनता है ना, बहुत सारे H2O से मिलके क्या बनेगा, पानी बनेगा। बहुत सारे H2, थोड़े एक तो एक ड्रॉप के अंदर भी बहुत सारे H2O होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोला जाता है इसको, ये बोला जाता है मॉलिक्यूल। रुको यहाँ से भी मैं दिखा देती हूँ एक मिनट। Group of atoms bonded together representing the smallest fundamental unit of a chemical compound that can take part in chemical reaction। सबसे छोटा H2 मतलब जो सबसे छोटा उसका एक मॉलिक्यूल, अणु, जैसे पानी है, मॉलिक्यूल जैसे, सेल टिश्यू बनाते हैं, हाँ वैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाँ, एटम एटम मिलके और वो पूरा ग्रुप ऑफ एटम, जैसे मैं बताऊं, जैसे एक मिनट पेंसिल लेने दो, पहले रुको इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच अ सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर। स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच अ सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड, जैसे देखो, जैसे पानी है, वाटर है, ठीक है, तो वाटर किससे मिलके बना है, H2O से मिलके बना है। और भी मैं एग्जांपल दूंगी अभी। वाटर H2O से मिलके बना है, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, अपन ऐसे बोलते हैं कि पानी किससे मिलके बना है, H2O के मॉलिक्यूल से। मतलब अगर वाटर को हम तोड़ते जाए तो लास्ट में क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मिलेगी, H2O। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो वो किससे मिलके बनी है, ये O2 से मिलके बनी है, तो ये O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, H2O क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल का मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड। सपोज ऑक्सीजन है तो वो O2 के मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, बहुत सारे O2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं तब जाके ये बनी है। O2 को हम एलिमेंट भी कहते हैं, इसको हम कंपाउंड भी कहते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल कहलाएंगे, दोनों ही। O2 तो किसका मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और H2O किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू व्हिच अ सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब जो ऑक्सीजन है उसमें सबसे, कंपाउंड कह सकते हैं, इसको कंपाउंड O2 कंपाउंड, को। O2 तो एलिमेंट हो गया ना अपना। O2 है वो तो O होगा एलिमेंट तो। O तो अपना एटम हो जाता है, ओ अपना होता है एटम। एलिमेंट होता है जो सेम एटम से मिलके बनता है, उसे कहते हैं एलिमेंट। कल परसों पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, सेम एटम से मिलके जो बनता है उसको कहते हैं एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से, ये दो ऑक्सीजन के एटम से बना है तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और जो अलग अलग एटम से मिलके बनाओ, जैसे दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। जो सेम एटम से मिलके बनता है उसे कहते हैं एलिमेंट, जो अलग अलग एटम से मिलके बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड। ठीक है। मॉलिक्यूल होता है, जैसे गैस है, ठीक है, कोई सी भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है सपोज, तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन बहुत सारे O2 के मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, ऐसे कहा जाता है। अब इस कथन से समझ लो मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ। मतलब सबसे छोटी यूनिट,
A group of atoms bonded together representing the smallest fundamental unit of a chemical compound that can take part in a chemical reaction. O2 हमारा हो गया मॉलिक्यूल. अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूं तो ऑक्सीजन गैस कई सारे O2 मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, ऐसे बोला जाता है. आ गया समझ में? इमेज दिखाते हैं, चलो इसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा. जैसे ये मॉलिक्यूल है अपना, ऑक्सीजन दिखा रखा है. H2O एक मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल इज अ नेचुरल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स होल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड. टू और मोर एटम्स, दोनों ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं, H2O का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, O2 का भी मॉलिक्यूल हो सकता है. ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल्स है. मॉलिक्यूल मतलब सबसे छोटी यूनिट. एटम्स मॉलिक्यूल एटम एटम है सबसे छोटी यूनिट तो. नहीं नहीं, एटम, हाँ एटम सबसे छोटी यूनिट है. जैसे वाटर की, वाटर का सबसे छोटा क्या हो गया? H2O होता है ना पानी का, तो H2O मॉलिक्यूल हो गया. एटम होती है सबसे छोटी, वो तो सही है. मॉलिक्यूल बता रही हूँ, मॉलिक्यूल वैसे सबसे छोटा पानी के अंदर H2O. मॉलिक्यूल का भी है ना, मॉलिक्यूल से भी छोटा एटम होता है. हाँ, एटम तो सबसे छोटा होता है, मॉलिक्यूल से भी छोटा एटम होता है. हाँ, मॉलिक्यूल सबसे छोटा नहीं होता, सबसे छोटा एटम होता है. जैसे वाटर H2O से बनता है तो H2O तो कंपाउंड हो गया, और H2O एटम से बनता है, 2 ऑक्सीजन के और 1 हाइड्रोजन के. हाँ, तो वो क्या बोला तुमने वापस? वाटर तो है ना, वो तो H2O से बनता है, तो ये H2O मॉलिक्यूल हो गया, और जो H2O है वो एटम से बनता है, तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स और 1 हाइड्रोजन का एटम. कंपाउंड हो गया. हाँ सही है, ठीक है, सही बोल रहे हो. और समझा देती हूँ, रुको मैं, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये देखो यहाँ पे देखो, जैसे मॉलिक्यूल, टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर. ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो गया? एक, टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम. जैसे O2 एक मॉलिक्यूल हो गया अपना. अगर सिर्फ O है तो वो एटम है. O2 हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया. किसका मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है. देखो, कैन बी द सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. जैसे O2 हो सकता है, O2 में सेम टाइप के आ गए ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन. O2 भी एक मॉलिक्यूल है. कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल. जैसे H2O, H2O में अलग अलग एटम आ गए ना, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के आ गए. तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे पानी है, पूरा का पूरा पानी है, तो पानी किससे मिलके बना है? H2O के बहुत सारे कंपाउंड, H2O H2O H2O, बहुत सारे H2O से मिलके बना है. तो उसमें से एक H2O को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर हम उसको तोड़ते जाएंगे तो H2O का, पानी, अगर पानी ही रखना है तो, या फिर H2O को और तोड़ेंगे एटम को निकालने के लिए, तो पानी थोड़ी रहेगा, वो तो कुछ और ही बन जाएगा. हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और वो ऑक्सीजन का एटम वो अलग हो जाएगा. पानी का सबसे छोटा मॉलिक्यूल H2O होता है. ठीक है, वाटर का. आगे समझ में? अगर वाटर को अलग कर देंगे, अगर H2O को भी तोड़ेंगे तो एटम आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन फिर वो पानी नहीं रहे. H अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, वो पानी थोड़ी रहा, वो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा. ठीक है, तो इसमें यहाँ से देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये H2. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. इसमें अगर तुम्हें लिखना है ना तो तुम ये वाला लिख लेना. अगर डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिख लो यहाँ से. ये एकदम सही डेफिनेशन दे रखी है, या तो ये इंग्लिश में लिख लो या इंग्लिश हिंदी दोनों वाली. ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन. रुको हिंदी की देख लो, तो सही लगेगी वो लिखवा देती हूँ. अणु लिख दो एक तो इसको हिंदी में. द स्मॉलेस्ट, ये लिख लो, ये सही है. द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू व्हिच अ सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर. पानी पानी ही रहे, इतना डिवाइड करेंगे तो H2O ही आएगा. किसी पदार्थ की लघुत्तम इकाई जिसकी रासायनिक प्रकृति अशून्य रहती है. ठीक है, आगे चले. यस मैम. चलते हैं. तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज आर ऑल. एटम मोशन के अंदर रहता है. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है. इलेक्ट्रॉन ऑलवेज वो मूव
ठीक है ना, गोल 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 घूमता रहता है। तो एटम मोशन के अंदर होता है, मॉलिक्यूल्स भी मोशन के अंदर होते हैं, प्लैनेट्स मोशन, अपने जो प्लैनेट है वो सारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रुकते नहीं है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते, है ना, दिन रात घूमते रहते हैं। स्टार्स जो है वो भी घूमते हैं, गैलेक्सीज है, ये सब मोशन में है, ये सारी चीजें घूमती रहती है, ठीक है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। परसीव का मतलब होता है कि जैसे अपना परसेप्शन जो होता है ना, हम परसीव करते हैं, टू नोटिस, परसीव मतलब नोटिस करना, रियलाइज करना, टू नोटिस और रियलाइज समथिंग, इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना, देखना। परसेप्शन अपन बोलते हैं ना, परसेप्शन कि मेरा परसेप्शन तो ये है, मतलब मेरा नजरिया तो ये है। तो इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना, देखना, जानना, बोझना, टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ समथिंग है ना पर्टिकुलर, थिंक ऑफ समथिंग है ना पर्टिकुलर, कि मेरा परसेप्शन ये है, तो परसीव का ही वो होता है परसेप्शन। ठीक है, दृष्टिकोण मतलब किसी बात को किसी विशेष दृष्टिकोण से समझना या सोचना। मतलब परसीव का मतलब एक तरह से आपका दृष्टिकोण, किसी चीज को देखने का नजरिया, उसको बोलते हैं परसीव। तो वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट, हम एक कैसे किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में मानते हैं कि ये मोशन में है, ये रेस्ट में है, आंखों से देख के अपन ये देखते हैं कि व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाता है, मोशन में कहलाता है। जैसे कि एक बॉल है, वो यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, अभी बज रहे 4, 4 PM टाइम हो रहा है सपोज, ठीक है, बॉल यहाँ रखी है, 4:01 पे बॉल ये चलती जा रही है, मोशन में है, और 4:01 पे हम बॉल को यहाँ देखते हैं, थोड़ी सी दूर आके यहाँ देखते हैं बॉल को। तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, इसको टिक कर लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, टाइम के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। टाइम 4 से 4:01 हो गया, इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गई, इसका मतलब ये मोशन में है। अगर इस टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, 4 PM पे भी ये बॉल यहीं पे रखी हुई है, 4:01 पे भी ये बॉल यहीं पे रखी हुई है, इधर ही है, तो हम क्या कहेंगे, 4:01 पे हम कहेंगे कि ये तो रेस्ट में है। 5 बजे भी ये यहीं रखी हुई है, हम कहेंगे रेस्ट में है। अगर 6 बजे ये बॉल चल के यहाँ तक आ जाती है, यहाँ, ठीक है, 6 PM पे यहाँ से यहाँ मूव कर जाती है, ठीक है, तो ये टाइम टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ इसकी अगर पोजीशन चेंज होती है तो हम कहेंगे ये मोशन में है, पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम कहेंगे ये रेस्ट में है। यस मैम। An object to be in motion when its position changes with time, तो टिक कर लेना। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पे मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्टली हमें नहीं दिखाई दे रही है चलती हुई, इन्फर्ड का भी लिख लो यहाँ से। इन्फर मतलब टू फॉर्म एन ओपिनियन, फॉर्म एन ओपिनियन, इतना एक अपने वाले में तो यही है। और डिसाइड दैट समथिंग इज ट्रू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव, तो टू फॉर्म एन कोई राय, उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई राय बनाना या सत्यता का निर्णय करना से परिणाम निकालना, किसी भी चीज से परिणाम निकालना। उपलब्ध जो हमारे पास जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर अपनी राय बना लेना, टू फॉर्म एन ओपिनियन, अपनी राय बना लेना। और डिसाइड दैट समथिंग इज ट्रू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को सोच के अपनी राय बनाना या सही मान लेना चीजों को। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है वेयर मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस, तो जो मोशन है वो हमें इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ ये मोशन में था ये ऑब्जेक्ट।
जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ तो हमको मोशन में नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि अर्थ मोशन में है कि रेस्ट में, तो अपन तो कह देंगे रेस्ट में, हमारे नीचे तो रेस्ट में ही रहती है, हमको तो नहीं दिखती। लेकिन हम एविडेंस है, सबूत है कि अर्थ मूव करती है, साइंटिस्ट को पता है ना अर्थ मूव करती है। वो बाहर से जब स्पेस में जाते हैं तो देखते हैं अर्थ तो मूव कर रही है, हम तो सोचते थे रेस्ट में। तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया, वो एक सबूत है कि हाँ अर्थ मूव करती है, डायरेक्टली हमें नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, हमारी आंखों से हमें नहीं दिखाई दे रहा, बट ये मूव कर रही है, तो उसकी बात की गई है, ठीक है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस, तो मोशन को मतलब हमें सच्चा मानना पड़ता है इनडायरेक्ट एविडेंस से। जैसे अर्थ का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी दे रखे हैं, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees। तो एयर है, हमें एयर दिखाई दे रही है, हमें एयर नहीं दिखाई दे रही है। एयर मूव करती हुई दिखाई देती है कि हवा है, हवा तो दिखती ही नहीं है। हवा है वो मोशन में है या रेस्ट में है, वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है किसके द्वारा? हम या तो डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए दिख जाते हैं, डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसका मतलब एयर मूव कर रही है, मोशन में है। या फिर लीव्स, हमें पत्तियां हिलती दिखती हैं, या ब्रांचेस हमें हिलती दिख जाती हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल जब सन की रेज आती है तो उसके अंदर दिखते हैं ना, डस्ट पार्टिकल चलते हुए दिखाई देते हैं हमको, डस्ट पार्टिकल्स। तो वो लीव्स हिलती हैं या ब्रांचेस, टहनियां हिलती हैं पेड़ों की, तो हमें पता चलता है कि जो एयर है वो मोशन, तो हम इन्फर मतलब सच्चाई, सच मानना एक तरह से। इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि एयर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द, इन्फर मतलब अपनी राय बना लेना, ठीक है, या फिर किसी चीज को सच मान लेना जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पत्तियां हिल रही हैं, ब्रांचेस भी हिल रही हैं, डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इस सब इंफॉर्मेशन से हम ये सच मान लेते हैं, इन्फर कर लेते हैं कि जो एयर है वो मोशन में है। तो हम वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय, ठीक है, इस वजह से। व्हाट कॉजेज द फेनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। अब जो सनराइज कैसे होता है, सनसेट कैसे होता है, सीजन कैसे चेंज होता है, वो अर्थ मूव करती है, इस वजह से होता है सब कुछ। अर्थ के मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है, अर्थ मूव करती है तो सनराइज, सनसेट, सन के सामने जो हिस्सा होता है ना अर्थ का, जैसे सन तो कांस्टेंट है और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो जो सन के डायरेक्ट, सन के उसमें है जो हिस्सा डायरेक्ट सन के सामने है, वहां पे तो सनराइज हो जाता है, वहां पे तो दिन होगा, और पीछे वाले हिस्से में, अर्थ के पीछे वाले हिस्से में रात हो जाती है। जैसे हमारा सन तो कांस्टेंट है, ये अर्थ है हमारी, यहाँ पे ये रही अर्थ, तो ये गोल गोल हमारी अर्थ है। तो अर्थ के आधे हिस्से में यहाँ पे क्या होगा, सन की रेज आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सन मतलब यहाँ पे दिन होगा इस तरफ, यहाँ पे जो भी कंट्रीज है दिन होगा, और यहाँ पे रात होगी। फिर ये घूम के थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये अपनी एक्सिस पे भी तो घूमती है, अपनी एक्सिस पे तो घूमती रहती है गोल गोल, और ऐसे भी चक्कर लगाती है, सन के चारों तरफ तो चक्कर लगाती ही है, और अपनी एक्सिस पे भी घूमती रहती है, अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। तो अपनी एक्सिस पे घूमती है जब तो होता है दिन और रात, खुद की एक्सिस पे जब ये मूव करते हैं ना तो डे और नाइट होता है। जैसे अभी ये वाला हिस्सा सन की तरफ है तो यहाँ हो रहा है डे, यहाँ हो रहा है नाइट। फिर ये घूम जाएगा, ये वाला घूम के इधर आ जाएगा पीछे की तरफ, और ये वाला आगे की तरफ चला जाएगा। ये अर्थ घूमती रहती है, ठीक है। मतलब ये खुद के एक्सिस पे घूमती है, इसको कहते हैं रोटेशन, और ऐसे घूमती है, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। खुद की एक्सिस पे तो ये 24 घंटे घूमती रहती है, खुद की एक मतलब एक 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, और 365 डेज में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, एक साल में मतलब एक चक्कर लगा लेती है। और एक दिन, एक जो अपना पूरा सुबह से लेकर रात समर चल रहा है, समर सीजन, तो ये सन के ज्यादा नजदीक आ गया ना। अब जो हिस्सा होता है इंडिया का, ये जो भी पार्ट्स है वो सन के पास आ जाते हैं, समर हो जाता है। सन से दूर होते हैं जो पार्ट, वहां पे विंटर हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से ही अपना क्या क्या चीजें होती हैं, कहा गया सनराइज होता है, सनसेट होता है, और चेंजिंग ऑफ सीजन, सीजन भी चेंज होते हैं, समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, ये सारे सीजन होते हैं। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, क्या ये अर्थ के मोशन की वजह से होता है? हाँ, ये अर्थ की मोशन की वजह से ही होता है। इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ।
अगर ये सही है तो हमें मतलब अर्थ का जो मोशन है वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो अर्थ बहुत बड़ी है, इस वजह से। छोटी होती तो दिख जाता, कोई चीज बड़ी होती है तो नहीं दिखाई देता उसका मोशन, वो हिलती है तो नहीं पता चलता। कोई छोटी सी चीज है उसके ऊपर अगर कोई इंसान है, तो हमें वो दिख जाएगी, लेकिन बहुत बड़ा टुकड़ा है तो हमें नहीं महसूस, फील भी नहीं होता कि अर्थ हिल रही है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो अपीयर हो, जो दिखाई दे, टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन, एक पर्सन को तो वो घूमता हुआ दिखाई देता है, एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन। जैसे अगर साइंटिस्ट स्पेस में है तो स्पेस में वो अर्थ को देखें तो उनको तो वो अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, मोशन में दिखाई दे रही है, और हम अर्थ के ऊपर है, हमको तो अर्थ रेस्ट में दिखाई दे रही है। तो इसने ये बोला है कि एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में अपीयर, अपीयर मतलब दिखाई, उन्हें मून रेस्ट में दिख रहा होगा और अर्थ मोशन में दिख रही होगी। अर्थ मोशन में दिख रही है। मून रेस्ट में क्यों दिखेगा? मून भी तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। उन्हें साइंटिस्ट को दिखेगा ना वहां से, मून अच्छा, से। मून पे से देखेंगे तो हाँ, अगर वो मून पे से देख रहे हैं तो उनको मून, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब वो मून पे से अगर देखते हैं तो उनको मून तो रेस्ट में दिख रहा है, उनको तो लग ही नहीं रहा कि मून घूम रहा है, हम तो रेस्ट में ही खड़े है ना, और अर्थ उनको मोशन, ठीक है। जबकि अपन को अर्थ, जो मून है वो मोशन में दिखाई देता है ना, मून मूव करता हुआ दिखाई देता है अपन को, मून कांस्टेंट भी हो जाता है, फिर कई बार मूव भी तो करता है, इधर से इधर घूमता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये होता है, इस लाइन का मतलब ये है। अब आगे चलते हैं। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, जैसे बस या ट्रेन होती है, तो अपन जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो अपन को नहीं लगता ना कितनी फास्ट चल रही होगी ट्रेन, जैसे अपन बाहर से देखो तो कितनी तेज पहाड़ जाती होता है। है, हाँ, वो पहाड़ होता है, वो भी ऐसा लगता है जैसे पहाड़ भी मूव कर रहे हैं अपने साथ साथ। पहाड़ भी मूव कर रहे हैं, राइट, है ना, पहाड़ मूव करते हुए लगता है, लेकिन अपन को अपनी ट्रेन नहीं लगती, अपन को लगता है ट्रेन, लगता नहीं है, अपन को पता है, वो तो पता चल गई रियलिटी। अगर हमें रियलिटी नहीं पता होती ना तो हम सोचते कि हम तो मूव नहीं कर रहे, हम तो भाई अपनी जगह पे, ये पत्थर ही मूव कर रहे हैं, लेकिन वो हमें रियलिटी पता है कि हम मूव कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर, ट्रेन में थोड़ा पता चल जाता है वैसे। तो फॉर पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, एक बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं तो उनको लगता है हम तो रेस्ट में बैठे हुए हैं, हम तो मूव ही नहीं कर रहे, रेस्ट में तो बैठे हैं, लेकिन वो बस तो बाहर से मूव करती हुई दिखाई देती है, वो सोचते हैं कि ये जो बस है ना ये रेस्ट में है। लेकिन वो रियलिटी पता है, इसलिए हमें पता है कि बस चल रही है, नहीं पता होता तो वो अर्थ वाली बात होगी, नहीं पता होता तो। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज appears to be moving backwards। जो रोड साइड में जो ट्रीज होते हैं पीछे की तरफ, ऐसे लगता है कि ट्री पीछे की तरफ जा रही है, अपन को ऐसे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए वो मूविंग है, लेकिन बाहर अगर कोई आदमी खड़ा है और वो पेड़ों को देख रहा है तो उसके लिए वो रेस्ट में है। तो अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, जो रोड पे खड़ा है, रोड साइड पे जो खड़ा है पर्सन, बाहर जो खड़ा, perceives the bus along with the passengers as moving, तो वो बस को समझेगा कि बस तो मूव कर रही है, मोशन में है। however a passenger inside the bus, लेकिन जो पैसेंजर, जो यात्री बस के अंदर हैं, sees his fellow passengers to be at rest, वो अपने साथियों को देख रहे रेस्ट में, मैं भी रेस्ट में हूँ, ये मेरे साथी सब रेस्ट में है, तो ठीक है। फेलो मीनिंग क्या होगा? इसका फेलो पैसेंजर्स। फेलो पैसेंजर मतलब अपने, मतलब साथी, फेलो अपन साथी को बोलते हैं, क्लास फेलो, क्लासमेट ऐसे बोलते हैं ना अपन, योर क्लास फेलो, क्लास फेलो मतलब आपका साथी, क्लासमेट, ठीक है। तो फेलो पैसेंजर्स मतलब आप अपने जो साथ में जो पैसेंजर्स हैं वो उनको रेस्ट में देख रहे हैं। तो व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स, तो बस के अंदर बैठे हुए आदमी को लग रहा है कि हम सब रेस्ट में हैं, जो ये बस है ये भी रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले को लग रहा है कि ये पैसेंजर भी मूविंग है और बस तो मूविंग है, पैसेंजर मूविंग, ठीक है, और अंदर उसको लग रहा है कि पैसेंजर तो रेस्ट में है। तो ऊपर वाली लाइन का मतलब यहाँ से समझ आ गया ना कि एक ऑब्जेक्ट, किसी के लिए तो वो मूविंग अपीयर हो सकता है, इस लाइन को टिक कर लो, क्या पता आगे आ जाए ये लाइन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी तक वैसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं है, दो लाइन जो मैंने करवाई है यही है बस। आगे, मोस्ट आर कॉम्प्लेक्स, ज्यादातर मोस्ट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कोई भी made up of several connected parts and often difficult to understand, complicated, ठीक है।
जटिल अनेक निर्मित पेचीदा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो मोशन है इसने लिखा है ना, मोशन को समझना बहुत डिफिकल्ट है। consisting of many different or connected parts, not easy to analyze and it's complicated. तो इसका ये लिख लो यहाँ से, इसका मैं बता देती हूँ, इसका यही लिख लो, ये अपने अपना तो यही भी नहीं। मेड अप ऑफ सेवरल कनेक्टेड पार्ट्स ऑफन, ये अपना ये है, ऑफन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मोशन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझना मुश्किल है ना, समझना मुश्किल हो रहा है ना कि यार अर्थ तो मोशन में है और कह रहे हैं कि रेस्ट में है, पत्थर भी मोशन में है, मेटल मोशन के अंदर एटम्स तो घूम रहे, कह रहे हो तुम। ठीक है, तो जो मोशन है, यहाँ पर पैसेंजर जो अंदर बैठे हैं उनको रेस्ट में लग रहा है, बाहर वाला कह रहा है कि मोशन में, मतलब क्या चीज है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये। मोशन को समझना बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मोशन को, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, किसी को रेस्ट में लग रहा है, किसी को मोशन में लग रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि मोशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फेनोमिना है। सम ऑब्जेक्ट्स मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट तो सीधे सीधे लाइन में चलते हैं, जैसे चींटियां अपनी सीधी एक लाइन बना लेती हैं, उसमें सीधे सीधे चलती रहती है, ठीक है, या फिर चींटियां छोड़ो, वो तो टेढ़ी मेढ़ी भी चल लेती है। जैसे अपने जो आर्मी वाले जो परेड करते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं ना, तो सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ट्रेन कुछ चलती ऑब्जेक्ट, है, हाँ ट्रेन। हाँ, ट्रेन भी स्ट्रेट में ले लो, फिर वो मुड़ भी जाती है, कर्व भी ले लो, हाँ स्ट्रेट सी प्लेटफॉर्म पे तो अपन को एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, तो स्ट्रेट मूव, सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, जैसे बॉल को भी फेंकते हैं तो वो अपनी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। लिफ्ट भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। हाँ, लिफ्ट भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सर्कुलर गोल गोल भी घूमते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे गोल गोल ले वो लो। मेले के अंदर आता है ना, वो ग्रैंड क्या होता है, क्या होता है वो ऐसे घूमता है, पूरा चक्कर लगाता है ना, उसके अंदर बैठते हैं। झूला, मतलब झूला बता रहे हो, मैरी मैरी गो राउंड, यस मैम। मैरी गो झूला बोलते हैं उसको। मैरी गो जो झूला है वो पूरा गोल 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 चक्कर लगाता है अपने उसके अंदर, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड ये झूला होता है, गोल 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 घूमता है, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। या फिर अपन कोई पत्थर को भी बांध के और ऐसे घुमाते हैं ना, गोल 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 गोल, तो वो भी सर्कुलर मोशन का, तो ये मैरी गो राउंड अर्थ होते हैं ये झूले। के अराउंड, क्या कह रहे हो? अर्थ से मूव करती है ना सर्कुलर पाथ में। हाँ, अर्थ सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, अर्थ सर्कुलर मोशन में मूव करती है। हम कोई पत्थर को बांध के घुमाए, वो सर्कुलर मोशन। मैरी गो राउंड ये जो अपना झूला है, स्विंग है, ये सर्कुलर मोशन है। तो कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स वाइब्रेट, कुछ रोटेट करते हैं, रोटेट करना जैसे बताते हैं ना, रोटेट कैसे किया जाता है, खुद की एक्सिस पे, जैसे अर्थ है वो खुद की एक्सिस पे वहां अपनी जगह पे खड़े खड़े रोटेट कर रही है, आगे नहीं चल रही है, आगे चलना तो हो गया रिवॉल्यूशन। जैसे सन है, अगर ये ऐसे चलती है ना, अर्थ आगे चल रही है, इसको तो हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। रोटेशन का, रोटेट का मतलब होता है अपनी जगह पे खड़ी खड़ी घूम रही है, अपनी जगह पे गोल 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 गोल, जैसे हेलीकॉप्टर बीच के में ये विंग्स, लाइन होती है। हाँ हेलीकॉप्टर के विंग्स होते हैं, वो भी एक जगह में रोटेट करते हैं। हाँ, एक जगह पे रोटेट कर रहे हैं, राइट। हेलीकॉप्टर के जो विंग्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर के विंग्स रोटेट कर रहे हैं, और हेलीकॉप्टर रिवॉल्व कह लो, हेलीकॉप्टर आगे चलेगा तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके विंग्स तो रोटेट भी कर रहे हैं और आगे आगे भी चल रहे हैं, मतलब उसके विंग्स हैं वो रोटेट भी कर रहे हैं और रिवॉल्व भी कर रहे हैं, आगे तो चल रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर चल रहा है आगे, तो कह दो कि अभी रोटेट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर, ठीक है, और हेलीकॉप्टर आगे चल रहा है तो वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे कह दो चाहे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, सम में रोटेट, कुछ रोटेट करते हैं, फ्यू अदर में वाइब्रेट, कुछ वाइब्रेट, जैसे अपना फोन वाइब्रेट करता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वाइब्रेट, जैसे ड्रम को अपन बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। स्पीकर्स वाइब्रेट करते हैं। क्या चीज? स्पीकर्स के जो ड्रम होते हैं हाँ ना आगे के। हाँ, राइट, स्पीकर्स वाइब्रेट करते हैं, अपन बहुत तेज तेज गाने बजाते हैं तो वाइब्रेट करते हैं वो भी।
तो ठीक है, आगे चलते हैं। देयर में बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पे वाइब्रेट भी कर रहा है, या फिर मतलब स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है और वाइब्रेट भी कर रहा है। दो भी हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये कह रहा है कि जैसे रोटेट भी कर रहा हो और वाइब्रेट भी कर रहा हो, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव भी कर रहा हो, वाइब्रेट भी कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में मूव भी कर रहा हो, वाइब्रेट भी कर रहा हो। तो ये अर्थ का एग्जाम्पल हो गया ना, रोटेट भी करती है और सर्कुलर पाथ में मूव भी करती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही मोशन हो रहा है, दो मतलब कंबाइंड मोशन भी हो सकता है। इन दिस चैप्टर, अभी तक कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं टिक करवाती जाऊंगी। In this chapter, we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल है, कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना बस। We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके हम इक्वेशंस भी बनाएंगे, ग्राफ्स में भी इसको दिखाएंगे कि स्ट्रेट लाइन में कैसे मोशन करता है। तो वो भी सिंपल है, ग्राफ भी बहुत इजी है, इक्वेशंस भी सिंपल। तो लेटर ये सब हम पढ़ेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, और फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। इस पे आ जाता है एक्टिविटी, ये रब कर दो, ठीक है। एक्टिविटी 8.1, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट इन मोशन। जो आपके क्लासरूम की जो वॉल्स है, जो दीवार है, वो रेस्ट में ही दिखाई देती है हमें, वो रेस्ट में या मोशन में, डिस्कस करो। तो रेस्ट में है, हमें रेस्ट में दिखती है। Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? क्या बोलते हैं, कभी क्या आपने एक्सपीरियंस किया है दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग, जिस ट्रेन में आप बैठे हैं, अपीयर मतलब वो आपको दिखाई देती है, अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। ट्रेन जब स्टेशन पे रुक जाती है ना, स्टेशन पे रुक जाती है, तो भी हमें ऐसे कभी कभी फीलिंग आती है ना कि यार चलने लग गई या अभी भी रुकी हुई है, होता है ना, कई बार फील आता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। चलना शुरू करती है ना जब स्टार्टिंग के कुछ सेकंड में, तब लगता है। तब अपन को फील होता है कि चल गई या रुकी हुई है, फिर अपन बाहर जाके देखते तो समझ आता है अरे चल गई, अरे नहीं रुकी हुई है, ठीक है। कई बार अपन को एक्सपीरियंस होता है। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, डिस्कस करो, शेयर, think and act. We sometimes are endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled, as observed in a flooded river, a hurricane, tsunami. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? तो देखो क्या बोला इसने कि वी समटाइम इंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं ना, तो वो अपने लिए एक तरह से खतरा हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स का मोशन हमारे लिए एक तरह से, जो अनकंट्रोल्ड जो मोशन होते हैं, अनकंट्रोल्ड मोशन, जैसे रिवर में फ्लड आ जाता है, अनकंट्रोल्ड ना, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना ज्यादा पानी हो जाता है, हमारे लिए डेंजर खड़ा हो जाता है एक तरह से। हरिकेन जो तूफान आते हैं, उसमें एयर इतनी तरीके अच्छे से मूव करती है, मतलब बहुत तेज तेज मूव करती है, या पानी के अंदर अगर तूफान आता है तो वो हमारे लिए एक तरह से खतरा है, हमारे लिए डेंजर है, इंडेंजर्ड है, खतरा है हमारे लिए। तो अनकंट्रोल्ड मोशन हमारे लिए खतरा है, जैसे सुनामी। कंट्रोल्ड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो कंट्रोल्ड मोशन होता है वो हमारे लिए सर्विस है एक तरह से। जैसे कंट्रोल्ड मोशन में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी से हम बिजली बना लेते हैं, कंट्रोल्ड है ना वो मोशन। फ्लड आ जाएगा तो कहाँ बिजली बनाएंगे, खुद की जान बचाने के लिए वो भागेंगे अपन पहले तो, ठीक है। तो वो अनकंट्रोल्ड जो मोशन होते हैं वो हमारे लिए एक तरह से खतरा है, और जो कंट्रोल्ड मोशन होते हैं वो हमारे लिए एक तरह से सर्विस है। तो क्या फील करते हो द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम? तो इन मोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए, चलो इसका भी देखो। इरेटिक वो होते हैं जो चेंजिंग विदाउट रीजन, दैट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ, यूज्ड अबाउट अ पर्सन्स बिहेवियर और
erratic, used about a person's behavior or about the quality of something, changing without reason that you can never be sure. या तो किसी पर्सन का बिहेवियर, जैसे कोई अचानक से भड़क जाता है ना, कोई आदमी ऐसे होता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसे इतना भड़क क्यों गया अचानक से, है ना। तो कोई किसी पर्सन का बिहेवियर अचानक से ही कुछ मतलब उसको गुस्सा आ गया, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ गया, तो चेंजिंग विदाउट रीजन, किस बिना रीजन के उसका जो मूड है वो चेंज हो गया, ठीक है, तो वो इरेटिक बोलेंगे अपन उसको। या फिर जैसे पानी है, सपोज रिवर में नॉर्मल पानी है, अचानक से फ्लड आ जाता है, अचानक से अर्थक्वेक, अचानक से ये सब चीजें आ जाती है ना, तो ये चेंजिंग विदाउट रीजन दैट यू कैन नेवर बी श्योर। तो जो अनिश्चित है, सन की, ये इंसान के लिए यूज किया है व्यवहार उसका, तो अपन कहते हैं ना सन की है, पता नहीं अपने आप ही गुस्सा हो जाता है, तो इरेटिक पर्सन बोला जाता है उसको। तो अनिश्चित अपने में तो ये है अनियत, मनमौजी, ठीक है। तो जो इरेटिक जो मोशन होता है, जो बिना किसी रीजन के चेंज हो गया, एक तरह से पानी बहुत ज्यादा आ गया ऐसे, अ लार्ज ड्रॉप दैट देन हैज बीन कैरिड बाय अ मूविंग मास ऑफ आइस एंड लेफ्ट फायर। ये अपना है नहीं, अपना भी यही है, ठीक है। और यहाँ से लिखना चाहो तो यहाँ से लिख लो, नॉट इवन रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, ये भी सही है। अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट करना जिसको हम पता लगा सके कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। फ्लड अपना अचानक से आ जाता है, हमें नहीं पता लगता कब कहाँ से फ्लड आ गया, ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबल हो, जिसका जिसका हमें पता ना हो, ठीक है। या फिर कोई नॉट इवन रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, रेगुलर मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो लहरें एकदम बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है, रेगुलर नहीं हो रहा है, तो इस तरह के मोशन को इरेटिक मोशन कहा जाता है। तो ये जो इरेटिक और ये ह्यूरिकेन अपने ये तूफान हो जाते हैं, इनको हरिकेन बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। देखो ये, इनको चक्रवात हिंदी में बोला जाता है। और आंधी तूफान, बहुत तेज हवाओं वाली उग्र आंधी, अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो जो वायलेंट स्टॉर्म होता है, मतलब जो आंधी तूफान होता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है जिसके अंदर, तो उसमें डैमेज ही होता है, हमारे लिए तो खतरा है ना, इनडेंजर्ड है हमारे लिए, तो एक तरह से वो खतरा है। तो हरिकेन्स और ये एंडेंजर्ड का मतलब भी वही होता है, खतरा। ये देखो, टू कॉज डेंजर टू समबडी समथिंग, खतरे में डालना व्यक्ति को या वस्तु को, डेंजर, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें। अनकंट्रोल्ड जो मोशन होता है, जो इरेटिक मोशन होता है, इफ दैट मोशन इज इरेटिक और अनकंट्रोल्ड एज ऑब्जर्व्ड इन अ फ्लडेड रिवर, हरिकेन्स और सुनामी ऑन द अदर हैंड, तो वी समटाइम endangered by the motion of the object around us, especially if the motion is erratic। ठीक है, आगे समझो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंट्रोल मोशन कैन बी सर्विस टू द ह्यूमन सच एज जनरेशन ऑफ दिस, डू यू फील। आगे चलते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन। अब मोशन क्या होता है, यहाँ से अपना स्टार्ट होता है मेन। अभी तक इसमें कुछ था नहीं, बस ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब ये डिस्क्राइबिंग मोशन, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लगा के। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट, इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अभी ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे आ गया, तो हम कैसे मोशन में कैसे मानेंगे कि हम इसको ये देखेंगे कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है, इसका रेफरेंस पॉइंट ये है, मतलब जहाँ पे ये ओरिजिनली पहले था। तो अपने रेफरेंस पॉइंट से अगर ये हिल के कहीं और आ जाता है, दूसरी जगह पे आ जाता है, तो ये मोशन में कहलाएगा। सिंपल सी ये चीज है। We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. एक example से इसको समझते हैं। Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. ठीक है, ये बना लेते हैं। देखो इसने क्या बोला है कि लेट अस अज्यूम, अज्यूम मतलब मान लेना, ठीक है ना। अज्यूम करो, मान लो कि दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो ये है हमारा रेलवे स्टेशन। सबसे पहले हम बनाएंगे रेलवे स्टेशन, तो ये हमारा हो गया रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन का ईस्ट ये हो गया,
इसका वेस्ट ये हो गया, इसका नॉर्थ ऊपर हो गया और इसका साउथ नीचे। अब इसने बोला इसके नॉर्थ में, मतलब ऊपर की साइड यहाँ पे। Let us assume that a school in a is 2 किलोमीटर north of the railway station. तो 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ पे एक स्कूल है, यहाँ पे हमारा स्कूल है। Let us assume that a school in a village is 2 किलोमीटर north of the railway station. तो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ पे एक स्कूल है। We have specified the position of the school with respect to the railway station. तो हमने स्कूल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया ना, स्कूल की पोजीशन को हमने इसके इसके रेफरेंस में बताया कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। वही चीज है कि बॉल अभी यहाँ है तो इसका रेफरेंस पॉइंट ये है, अभी यहाँ चली गई। अब अगर ये स्कूल सपोज शिफ्ट हो जाए, अभी स्कूल का रेफरेंस पॉइंट हमने ये बताया ना, स्कूल तो बट रेस्ट में है तो ये शिफ्ट होगी नहीं, कुछ और होता है इसकी जगह, बॉल होती, और उसका रेफरेंस पॉइंट हमने ये बताया होता कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बॉल रखी हुई है या फिर एक ट्रेन खड़ी हुई है, ऐसे अगर हम कहते हैं। तो ये ट्रेन कुछ समय बाद चली जाती, मूव कर जाती यहाँ से। क्या अब भी वो ट्रेन 2 किलोमीटर दूरी पे है इस पॉइंट से, रेलवे स्टेशन से, क्या 2 किलोमीटर की दूरी पे? वो होता है जिससे अपन है ना जिसकी वो जो स्टेट है ना वो बताते हैं किसी और यस, की। किसी हमारे और। क्लास के अंदर लड़का हो जिसे हम जिसका नाम नहीं पता तो उसके आगे हमारा दोस्त है तो उसका नाम से बता देंगे कि वो मोहित के पीछे वाला लड़का, तो फिर जो यस, जो मोहित रेफरेंस पॉइंट है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। मोहित क्या हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया कि मोहित के पीछे ही बैठा है, या मोहित के पीछे से दूसरे नंबर पे बैठा है, या मोहित के पीछे से तीसरे नंबर पे, या मोहित के आगे से दूसरे नंबर का जो लड़का है वो, ठीक है। तो मोहित हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब वो लड़का कल को दूसरी जगह से तीसरी जगह पे चला जाए, ठीक है, वो दूसरी से तीसरी पे चला जाए, थोड़ी देर बाद ही सपोज दूसरी से वो तीसरी पे उठ के चला गया, तो हम क्या कहेंगे कि मोहित से दूसरी प्लेस पे तो वो लड़का है ही नहीं, वो तो तीसरी पे चला गया, इसका मतलब वो मोशन में है। अगर वो वहीं रहता है तो वो रेस्ट में है, नहीं तो मोशन में। बस यही सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करिए यहाँ पे भी। तो इसने क्या बोला आगे, इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो रेलवे स्टेशन हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। वी कुड हैव ऑल्सो chosen, चूज, चोज, चोजन। चूज होती है फर्स्ट फॉर्म, उसमें डबल ओ आता है, CHOOS, चूज, चोज, CHOS सेकेंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म है। We could have also chosen other reference point according to our convenience। अपनी सुविधा के, कन्वीनियंस मतलब सुविधा, अपनी सुविधा के हिसाब से हम कोई और भी कन्वीनियंस पॉइंट ले सकते हैं कि जो ये स्कूल है ये मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। कोई ये तो ये मेरा घर क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। लड़का है जो वो लड़का है उस मोहित के पीछे तो वो लड़का था लेकिन उसके पीछे राहुल था कोई, तो हम हाँ बोल देंगे राहुल की ट्रेन। हाँ, राइट। तो हम राहुल से भी कह सकते हैं, राहुल को भी हम रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। तो हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग हम मोहित को भी रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं या फिर हम राहुल को भी बना सकते हैं। देयरफॉर, एक मिनट में रब कर दूं। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify। रेफरेंस पॉइंट है ना दो ऑब्जेक्ट की मदद से भी बताया जाता है तो फिर वो दोनों हो जाएंगे, जैसे दोनों हो कि जाएंगे, दोनों। हाँ दोनों हो जाएंगे, अगर दो की मदद से ही बताया जा सकता है तो मतलब कोई सा भी एक ले लो, वैसे भी दो तो, दो की तो क्या ही जरूरत है। अगर मैं तुमको बता दूं कि अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, तुम्हें पूछना है कि स्कूल मतलब कैसे जाऊं मैं, मुझे बताओ, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि घर से और 1 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया तो समझ आ जाता है। एक से नहीं समझ आता है तो ठीक है, दो भी दे सकते हैं कि भाई शॉप अपने घर के आगे है ना, अपने घर से सीधे जाओगे ना तो शॉप आएगी, तो शॉप दूसरा मैंने रेफरेंस पॉइंट दे दिया तुम्हें कि सीधे सीधे जाओगे तो शॉप आएगी, शॉप से लेफ्ट में स्कूल है, ठीक है। तो ऐसे दो रेफरेंस पॉइंट दे दी, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called origin। इसको टिक कर लो।
ये यहाँ से, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, टूल है उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए मैंने तुम्हें एक रेफरेंस पॉइंट दिया है कि अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी, घर मैंने रेफरेंस पॉइंट दे दिया, या मैंने कह दिया कि शॉप है, शॉप से शॉप के लेफ्ट में है, तो शॉप मैंने रेफरेंस पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो कुछ भी रेफरेंस हम ले सकते हैं। ओरिजिन ओरिजिन बोलेंगे। हाँ, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस फॉर द ओरिजिन, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, जैसे मोहित है तो मोहित क्या हो गया, रेफरेंस, तो हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। इसको टिक कर लो, ये आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन, और डिफाइन ओरिजिन, ऐसे ऐसे आ सकता है, तो इसको टिक करो, है ना। तो ओरिजिन क्या होता है, वो रेफरेंस पॉइंट, जो मोहित है वही ओरिजिन है, मोहित है वही रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। कि मोहित के आगे बैठा है, आगे एक लड़का बैठा है, तो मोहित हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, मोहित हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। आगे चलते, 3 अभी तक इम्पोर्टेंट है, ये 3 ही है। मैं सारे टिक करवा दूंगी, कोई एक भी नहीं छोड़ूंगी, फिर भी कभी जाए तो पता नहीं, लेकिन 99% मैं करवा दूंगी सारा, जो भी इम्पोर्टेंट। अब ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बहुत सिंपल है, इतना बड़ा है, एक मिनट, इसको कल ही चालू कर दूं। चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है चलो। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन, सबसे सिंपल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम इसको सीखेंगे। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, आर्मी मैन वो एकदम स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, जो वो परेड करते हैं ना, एकदम स्ट्रेट पाथ में चलते हैं। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, ये देखो यहाँ पे ओ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट, तो ये इसका हो गया रेफरेंस पॉइंट। लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, ए बी सी कहाँ पे, ये रहा ए, ये रहा हमारा बी, और ये रहा हमारा सी। तो लेट ए बी सी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, तो सी, at first the objects move through C and B and reaches A, पहले ये ऑब्जेक्ट O से B पे आया, C से B पे आया, B से A पे आया, तो then it moves back along the same path and reaches C through B. तो स्ट्रेट मोशन सिंपल सा है, अगर हम सीधा जाएं और वापस लौट के वापस उसमें आए, तो हम उसी जगह पे पहुंच जाएंगे, उसी जगह हम वापस पहुंच जाएंगे। सपोज यहाँ से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 26 किलोमीटर। चलो इसने समझा रखे, यहीं से समझा देते। ट्यूब भी इसके बाद यही वाला आएगा ना, ये वाला आएगा इसके बाद। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, समझा रखा है, जो टोटल पाथ कवर किया कितना हुआ, ओ ए से ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी, दैट इज 60 किलोमीटर। पहले यहाँ से यहाँ तक गया तो 60 किलोमीटर, फिर 60 से 25 तक आया तो 35 किलोमीटर ही हुआ, देखो 25 से 30, 5 5 10 20 35, ठीक है, 5 5 का गैप है ना सब में। तो ए से सी, ओ ए प्लस ए सी लिया इसने, तो 60 प्लस 30 तो 95 किलोमीटर, दैट इज दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसने क्या बोला है कि कहाँ पे आया, देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी, मतलब ओ से ये सी पे गया, सी से बी पे गया, बी से ए पे गया, फिर ए से वापस आया बी पे, और फिर सी पे रुक गया, सी पे रीच हो गया, पहुंच गया। तो टोटल इसने 95 किलोमीटर वो कर लिया, मतलब ट्रेवल कर लिया। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द, ये डिस्टेंस कवर करा है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो मैं 60 किलोमीटर, और फिर मैं वापस आऊं तो टोटल मैंने 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज आएंगी, ठीक है ना। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही समझा रखा है पूरे में, एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर ये पढ़। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो हो गया 0 से लेके 60 तक गए और फिर तुम वापस आए, तो 95 किलोमीटर तो होता है डिस्टेंस। और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना,
डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच की जो दूरी वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच की। जैसे सपोज, हाँ मतलब 25 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 25 किलोमीटर की ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी पढ़ेंगे भी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, पूरा पढ़ भी लेंगे वापस और पढ़ लेंगे। जैसे देखो ये स्कूल है, ठीक है, और ये घर है, ये होम है अपना, ये हमारी स्कूल है। तो अब स्कूल, होम से स्कूल एक बच्चा ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक यहाँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट भी तो जा सकती हूँ ना, ऐसे कैसे, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस तो ये भी होगा इस केस के अंदर, ये भी डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस ही है, बट डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ये दोनों जगह के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा पाथ, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से ऐसे इन दोनों के बीच का 25, हाँ एरोप्लेन होते हैं डिस्प्लेसमेंट करते हैं। हाँ, ये एक तरह से कह सकते हैं अपन, एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना डायरेक्ट, मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं अपन इसी वजह से। और जो ट्रेन होती है कितनी घूम घूम के जाती है। क्या बोल रहे थोड़ी हाइट पे भी तो जाते हैं ना ऊपर। हाँ, वो हाइट पे भी जाते हैं। तो कोई भी सपोज अपन को किसी भी जगह जाना है, जैसे यहाँ पे सपोज इंडिया है और इंडिया से हमें जाना है अमेरिका में जाना है अपन को, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट प्लेन जो है वो तो डायरेक्ट चले जाते हैं ना इस तरीके से, मतलब इनके भी पाथ होते होंगे, फिर भी शॉर्ट ही होते हैं। अगर ट्रेन या सी रूट से जाए तो पता नहीं बहुत इस तरह के बहुत लंबा चौड़ा पाथ होगा, घूम फिर के यहाँ से घूम के फिर यहाँ ऐसे, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड होता है, वो करता है डिस्प्लेसमेंट। वापस बोलो। एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ ऐसा कह लो, या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ भी लेते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं, इसमें जो लिखी हुई है इसके अंदर भी एग्जांपल दे रखे हैं। हमारा यहाँ तक हो गया ना, चलो यहाँ तक हो गया ना अपना, इसके आगे अपन कल करेंगे, ठीक है, कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज मोशन की यही, डेफिनेशन क्या होती है? क्या बोल रहे, मोशन की डेफिनेशन। मोशन की डेफिनेशन आई नहीं क्या अभी तक ऊपर, ओरिजिन आ गया, एक मिनट, ये तो यही लिखवा दी थी ना मैंने शुरू शुरू में, ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन। मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे तो कहीं पे नहीं है, ये है देखो, सॉरी सॉरी, डेफिनेशन होगी ना ये होगी। एक मिनट रुको, इसके आगे का हम कल करें, इसके आगे का कल करें।